चुनावी शोर अब थम चुका है और अब बारी है बजट की। 2 जुलाई को यूनियन बजट आएगा और इसके बाद 10 जुलाई को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 40 का एक प्रबुद्ध पैनल है और इस पैनल में आप देख सकते हैं कि जो 40 की विमेन विंग है उसके प्रतिनिधि है, साथ ही जो मुख्य शाखा है 40 की उसके अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल हैं और उनके साथ ही संरक्षक है सुरजाराम जी और जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष भी है सुनील जी और भी सारे प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। तो ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग जो उद्योग और व्यापार उसके अलग अलग सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार किस तरह का ये बजट होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार से और प्रदेश में भजनलाल सरकार से काफ़ी उम्मीद है उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों से। सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करते हैं। आप किस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, क्या करते हैं, और आप बताइए कि बजट किस तरह से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर सकता है। मेरा नाम सोनिया बडाया है और मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है शब्दा के नाम से, और एनजीओ है पथ के नाम से, जो कि छोटी बच्चियों को और लेडीज़ को स्टडीज़ की तरफ मोटिवेट करता है। मेरा ही सरकार से कहना है कि जो आपकी रिप्स की जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें वुमेंस को स्पेशल, जो कि सोल प्रोप्राइटर है अपने फर्म की, उनको स्पेशल इंक्लूजन्स मिलना चाहिए उसकी सारी स्कीम्स में। हम पहले इसमें और मैं जोड़ देता हूं कि पहले हम यूनियन बजट पर बात करेंगे, केंद्रीय बजट पर जो 2 जुलाई को पहले आ रहा है। तो केंद्र सरकार से संबंधित अगर आप बात करें कि क्योंकि मोदी सरकार ने इस 5 साल में अब भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का एक मुहिम की शुरुआत की है। तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, तीसरे नंबर पर लेकर जाने के लिए महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए उनको अलग अलग स्टेट्स में और सिटीज़ में उसके अंदर सब जगह एक वुमेंस के अलग फोरम बनाने चाहिए, जहाँ कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क काम करना चाहती है तो उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल जाए। वहाँ पे वो स्टेट में वर्क करना चाहती है तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स वहाँ पर मिलते रहें। 40 की तरफ से भी ऐसा काफ़ी इनिशिएटिव होता रहता है। तो इस तरह का महिलाओं को प्रिविलेज मिलना चाहिए। आप बताइए, बहुत सारे फोरम पर जाती हैं, बात करती हैं और वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोत्साहन की बात करती हैं। मोदी सरकार क्या करे कि ये जो तीसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए, मेरे हिसाब से अब जैसे मोदी 3.0 आ रहा है, राइट, तो उसमें उसी के हिसाब से जो है ना बदलाव भी होने चाहिए। जो बजट में अभी तक कन्वेंशनल चीज़ें होती हुई आ रही हैं, राइट, जैसे मिनिमम टैक्सेशन जो है उसको उसमें मतलब बढ़ावा होना चाहिए। जीएसटी स्लैब मोदी सरकार लेके आई, लेकिन जीएसटी स्लैब में अलग अलग स्लैब्स हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी भी हम बाहर की अगर देशों की बात करें तो वहाँ पर 1 या 2 ही होते हैं। तो उस स्लैब को हम अब एक टाइम आ चुका है कम करें। दूसरा, जितने भी स्मॉल जो सेक्टर्स हैं, स्मॉल बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल या फर्म्स के बेसिस पे ना करके एक उस पे आए, मतलब कंपनी फॉर्म करे। तो उसके लिए जो टैक्सेशन स्लैब है ना, वो थोड़े से उसमें रियायत होनी चाहिए, ताकि हर कोई जो है ना अपनी एक कंपनी को एस्टैब्लिश कर सके। आई फील जब 2017 में जीएसटी को लागू किया गया तब भी यही उद्देश्य था। तब तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि हम कम से कम स्लैब रखेंगे और आने वाले दिनों में, लेकिन वो शायद अभी तक पूरी नहीं हुई है उनकी जो बात थी। आप बताइए मैडम, आप तो काफ़ी काम करती हैं और अलग अलग सेक्टर में, लेकिन इन दिनों आजकल आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रही ललिता कुच्छल जी, जो विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं। थैंक यू सो मच बीके जी। अब हमने ये देखा, क्योंकि हमारा जो फोरम है वो महिला उद्यमियों का संगठन है पूरा एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला, चाहे छोटे लेवल पे उनका उद्योग हो या बड़े लेवल पे है, सबको कहीं ना कहीं कोई ना प्रॉब्लम फेस होती है। और स्पेशली अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, जिसको आज हमारी सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे ये अपनी स्टेट की सरकार हो, ये इन लोगों का अभी ज़्यादा मोटिव है कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाए। तो हमारा 40 होने का सुझाव नहीं है, ये एक निवेदन है मेरा सरकार से कि हमको जो है ना 40 विमेन विंग को, स्पेशली हमारा पूरा 40 हमारे साथ है, उसमें हमको एक यहाँ पे राजस्थान में या जयपुर में स्पेशली या पूरे राजस्थान में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे स्पॉट्स हमको 20 से 25 जगह ऐसे स्पॉट्स मिल जाएं जहाँ पे हमें कियोस्क या बूथ बनाए, वो मूवेबल बूथ होंगे,
तो उन बूथ्स को उनका खर्चा, जो बूथ के बनने का जो भी खर्चा होगा वहाँ पे, चाहे छोटे बिजली या जो भी खर्चा, वो सारा 40 हमारा उठाएगा। वो बूथ से क्या फ़ायदा होगा, जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो लघु उद्योग से जुड़ी हैं, स्पेशली ग्रामीण की बात नहीं, शहरों में भी ऐसे छोटी छोटी जगहों में हैं जो घरों में छोटे छोटे उत्पाद उनके होते हैं, लेकिन क्या है कि उनको उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता। स्पेशली उनका फ़ायदा उठाते हैं बड़े बड़े स्टोर कीपर्स, या फिर आपने देखा होगा बड़े दुकानदार। ये लोग क्या करते हैं, उनसे माल बहुत सस्ते दामों पे लेके आते हैं, जिससे उनको पूरा मेहनताना मिल भी नहीं पाता है। तो हमारा प्रयास ये है, एक छोटा सा प्रयास है, शुरुआत हो सकता है हमसे हो, आगे जाके बहुत अच्छा काम हो सकता है कि वहाँ पे हम उन छोटे छोटे कियोस्क में उन सारी ग्रामीण महिलाओं के या जो भी लघु उद्योग से जुड़ी हुई महिलाएं, उनके प्रोडक्ट्स को वहाँ रखें, वहाँ उनको डिस्प्ले। इससे क्या फ़ायदा होगा, दो फायदे होंगे। एक तो उनको डायरेक्ट मार्केट मिलेगा, ग्राहक को डायरेक्ट सामान उस दाम पे मिल जाएगा जिस दाम पे वो ऑलरेडी उनको दे रही हैं, जिनके साथ वो अपना व्यापार उनका आज तक चलता है। तो वो एक बहुत इजी प्रोसेस होगा इनके लिए मार्केट में आने का, और उनको मार्केट ज़्यादा और नई चीज़ों से भी उनको जागरूकता मिलेगी, क्योंकि वो बाजार में आके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो इसमें उनका जो भी, और रही बात अगर लगे कि कमीशन, तो हमारा कोई कमीशन नहीं होगा, हम पूरी कमाई जो उनकी होगी वो स्पेशली उनको मिलेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि महिलाओं को किस तरीके से आगे लाया जाए, और उनके प्रोडक्ट्स को, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से उनको बाजार नहीं मिल पाता डायरेक्ट, उनको एक डायरेक्ट बाजार मिले और डायरेक्ट ग्राहक मिले। थैंक यू। अब बात करेंगे डॉक्टर अलका गौड़। आमतौर पर मुश्किल होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर, जैसे होटल इंडस्ट्री और वही अगर चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ होना, ये बहुत मुश्किल से इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है। अलका जी में ये कॉम्बिनेशन है। तो ये हेल्थ प्रायोरिटी सेक्टर होती है ये सरकार की, लेकिन साथ ही होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला सेक्टर है। कैसे आप इन दोनों सेक्टर्स की तरफ से चाहेंगे कि ये प्रोग्रेस करे और सरकार इसके लिए क्या करे? तो मेरा मानना है कि महिलाएं जो अपने अभी एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद का भी चल रहा है, तो यदि हम इको टूरिज्म पे बात करेंगे तो वो उत्पाद जो है वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी पहुंचे जा सकते हैं कहीं पे भी। और जो मैं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार को किसी तरह की महिलाओं के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए, जिससे कि सारी महिलाएं संगठित कैसे होंगी कि वो जो पेरीफ्री पे अपने उत्पाद लेके इकट्ठे होते हैं उनको हम सेंट्रलाइज कर पाएंगे और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बेच पाएंगे। तो महिलाओं को, और इसके अलावा महिलाओं को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको लोन्स में बड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है तो वो सोच सकती हैं कि बिजनेस बढ़ाने की, आगे करने की। यदि उनकी पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति में कहीं भी कोई तकलीफ है तो हमें कुछ इस तरह के प्रावधान देने पड़ेंगे महिलाओं को, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। और साथ में मैं एक चीज़ ये भी जोड़ना चाहूँगी कि सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हर जगह जिला स्तर पे इस तरह के उद्योग केंद्र खोलने चाहिए जहाँ पे महिला अधिकारी हो। वही महिला नोडल अधिकारी जो है आने वाली सारी महिला उद्यमियों को वहाँ पे हर प्रक्रिया के बारे में समझाए, चाहे वो लैंड खरीदना हो, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर हो, चाहे एक्सेलरेटर प्रोग्राम हो, सबके लिए वही महिलाएं बताए। क्योंकि शहर में तो फिर भी महिलाएं सहज हो जाती हैं ऑफिस में जाके और अपनी बातें रख पाती हैं, लेकिन वही महिला यदि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि या फिर किसी छोटे जिले से आती है तो हो सकता है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाए। तो उन्हें सहज करने के लिए सरकार को केंद्र और राज्य के लेवल पे इस प्रकार के उद्योग केंद्र जो है वो स्थापित करने चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है। अभी तक हमने विमेन विंग के इन प्रतिनिधियों से बात की और इसके पीछे भी एक लॉजिक, एक विचार है कि जो मुख्य शाखा है उनके प्रतिनिधि हमेशा से महिलाओं को आगे रखते हैं और जिन्होंने 40 को शीर्ष पर पहुंचाया है, दोनों शख्सियत हमारे साथ हैं, सुरेश अग्रवाल और सुरजाराम मील जी। सुरेश जी, काफ़ी आप मंथन करते हैं, सरकारों को इतना ज्ञापन मेमोरेंडम देते हैं, इस बार क्या उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से? और जो उनका एम है कि 2047 तक विकसित भारत बने और साथ ही ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने इन 5 सालों में, तो क्या करना चाहिए सरकार को? उद्योग और व्यापार की भागीदारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। धन्यवाद बीके शर्मा जी। बिल्कुल सही है कि बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया में हम माने तो 1 नंबर पे है हम तेज़ी से बढ़ने के मामले में। और इसमें अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले एक्सपोर्ट पे सरकार की सब्सिडी कंट्री वाइज भी थी और प्रोडक्ट वाइज थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी कर दी गई है। जैसे हम आज गारमेंट की बात करें तो गारमेंट का बिज़नेस करीब बांग्लादेश चला गया, इंडिया का बिज़नेस बहुत कम हुआ है। तो सरकार को ऐसे प्रोडक्ट पे वापस ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर सब्सिडी
ड्यूटी ड्रॉबैक और जो दूसरी स्कीमें उस पर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो व्यापार वापस फल फूल सके। इसी तरह कंट्री वाइज भी, जैसे आज हम अफ्रीका की बात करें तो पूरे अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सिर्फ 10% प्रोडक्शन है, 90% इंपोर्ट है। उस इंपोर्ट में हमारी भागीदारी यानी हिंदुस्तान की भागीदारी तकरीबन 16-17% की है। उसको भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। उसमें भी सरकार को एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ सब्सिडी देने की ज़रूरत है ताकि वहाँ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। क्योंकि उद्योग और व्यापार के बारे में यदि सरकार सोचती है तो रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं और सरकार के ऊपर युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी कम होती है। बड़ा का ये सुझाव है। हमारे साथ सुरजाराम जी हैं। सुरजाराम जी उद्योग व्यापार के अलावा कृषि और किसान की उन्नति की बातें करते हैं, साथ ही युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा की हमेशा पैरोकार ये रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, मोदी सरकार और राज्य में भी सरकार का ये बजट आ रहा है, तो इन अलग अलग जो दोनों संस्थाएं हैं देश को चलाने वाली, इनके लिए क्या आप सुझाव देंगे इस बजट में? आज सुबह ही अखबार में पढ़ा कि वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पे हैं जो हमारे उद्योगपति माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया से। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंग्लैंड और नंबर 3 पे इंडिया। और इतना बड़ा नंबर है वो, एक एक बड़े उद्योगपति जब देश छोड़ के बाहर जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश को कितना बड़ा लॉस हो रहा है। बड़ी भारी अलार्मिंग बात है वो, सबसे बड़ी इंडस्ट्री के लिए। उसी से ही जीएसटी बढ़ेगा, उसी से ही रोज़गार आएगा, उसी से ही इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होगी। और 2047 की जो हम बात कर रहे हैं वो बड़े उद्योगों के बिना पॉसिबल नहीं होगी। ये तो होगी ऊपर लेवल की बात। अब नीचे लेवल की बात करें तो एमएसएमई है। एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जो हर कहीं भी पॉसिबल है। उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत बड़ा रोज़गार पैदा होता है और हर आदमी को काम मिलता है। छोटी से छोटी जगह पे काम मिलता है। जो सेंटर स्टेट की जिम्मेदारी देके और फैसिलिटी देके एक एमएसएमई पे ही अगर हम टेकअप कर लें तो हमारे स्टेट का और हमारे देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है। अब हमारे साथ सुनील जी हैं जो यहाँ फोर्टी में यूथ विंग के अभी प्रेसिडेंट का इनको कार्यभार सौंपा गया है। इनसे बात करेंगे क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा एसोसिएशन, तो क्या बड़ा विजन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले? पहले तो बीके शर्मा जी आपका धन्यवाद जो हमारे समय समय पे आप व्यूज़ लेते हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। क्योंकि इसी क्रम में मैं आगे यह कहना चाहूँगा कि मेरे को युवाओं की इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ, तो युवाओं की बात करूँगा। युवाओं के लिए भारत सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की कोई भी योजना हो, स्पेशली नहीं क्रिएट की गई है। 2011 में राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार थी, तब राजस्थान युवा उद्यमिता योजना का एक योजना लाई गई थी जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए में प्लॉट दिए गए थे रिको के योजना में और उनको सब्सिडी रेट पे लोन उपलब्ध कराया गया था। क्राइटेरिया उन्होंने ये चुना था कि पहले आओ पहले पाओ का आधार का नहीं था। एक 3 लेवल कमेटी होगी, वो उनकी योजना को सुनेंगे, उनके प्रोजेक्ट को समझेंगे, इवेलुएट करेंगे और उनको काफ़ी रियायती दर पे रिको की तरफ से लैंड भी दिलाई जाएगी, आरएफसी की तरफ से लोन भी दिलाया जाएगा और कहीं ना कहीं उनका राजस्थान सरकार में जो टेंडर्स होंगे उनमें उनकी भागीदारी होगी। उससे उस टाइम 140 इंडस्ट्रीज 1 महीने में युवाओं ने लगाई थी और आज वो कहीं सफलता के कहीं कागार पे। मेरा मानना है रिको का जो काम है वो प्लॉट बेचना नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आए, वहाँ पे उद्योग लगाए, उद्योग लगाने के बाद स्टेट को रिको की टैगलाइन भी है कि कैटलिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन वो बिजनेस करना शुरू कर दिया। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे रिको के प्लॉट बिजनेस व्यापारियों को दिए जाते थे जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी इंडस्ट्री लगाता था। अब क्या कर दिया, एक बेसिक रेट के बाद उनको प्लॉट्स को ऑक्शन में कर दिए, तो लोग अपना एक इन्वेस्टमेंट का जरिया उनको रिको को समझ लिया कि प्लॉट फिर बाद में होते हैं 3 साल 4 साल में रेट बढ़ जाता है, फिर बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एक रोक लगनी चाहिए कि रिको का या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगे, उसके लिए योजना बनाना है। क्योंकि अब एक स्टार्टअप को भी इनका एक अलग से सेगमेंट, एक अलग से स्कीम इनकी रखनी चाहिए जिससे कि युवाओं को प्रोत्साहित हो। जो युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, और राजस्थान की आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे मिनरल
देश है। अब ERCP की वजह से पानी भी आ जाएगा। तो दूसरा सोलर का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। तो पानी, बिजली और ज़मीन, ये जब 3 चीज़ें स्टेट के पास में हैं तो कम से कम दरों में इनको पानी उपलब्ध कराना चाहिए, कम से कम दरों में इनको ज़मीन उपलब्ध करानी चाहिए, कम से कम दरों में इंडस्ट्रीज़ को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि राज्य का विकास में ये एक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमारे साथ रविंद्र जी हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी अच्छे से समझते हैं और काफ़ी यात्राएं ये करते हैं। उसमें देखेंगे कि हम कहाँ पर पीछे हैं, या पीछे कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, रविंद्र जी, जो आप इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं, समझते हैं। थैंक यू वीके शर्मा जी। इंटरनेशनल ट्रेड की जहाँ तक बात है, देखिए हमको ये समझने की ज़रूरत है, आज जो भी कंट्रीज़ हैं, आज पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो IT बिज़नेस बन चुका है, राइट। हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, और ये हम करना चाहते हैं कि IT को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। IT के इंक्यूबेशन सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया एंड राजस्थान बनने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि आज अगर हम बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, चाइना को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं दुनिया का, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग हब, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन IT। आज जो भी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर रहे हैं, IT की टेक्नोलॉजी के बेस पे वो बन रहे हैं, किस तरह से तेज़ी से प्रोडक्शन किया जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो सिर्फ IT और IT के बेस पे दुनिया पे राज कर रहे हैं वो। आज जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत सारे फंड्स हैं, उसको स्पेसिफिकली एलोकेट करना चाहिए राजस्थान में इस सेक्टर को लेके। तो ये चर्चा अभी जारी है, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। के बाद आपका स्वागत है। बजट पर ही हमारी चर्चा जारी है और इस बार हम स्पेसिफिक जो राजस्थान का बजट है, क्योंकि अभी तक लेखानुदान आया था इससे पहले, और अब ये पूर्ण बजट होगा भजनलाल सरकार का। और इस बजट में भजनलाल सरकार का एक विज़न जो पूरा आगे 5 साल राजस्थान को विकास के लिए वो लेकर जाएंगे, वो विज़न भी नज़र आएगा। इसमें बहुत सारी और भी विशेष बातें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। रविंद्र जी से हमने ब्रेक से पहले बात की। रविंद्र जी, अब स्टेट गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए अब बजट? देखिए, मैं तो IT की बात करूंगा, क्योंकि अगेन IT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग IT में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, हमारे पास मैन पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। हमारा IIT भी यहाँ पे जोधपुर में स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ से अगेन, जैसे भारत में ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, विदेश जा रहे हैं, राजस्थान में ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत सीखते हैं और वो बेंगलोर में, हैदराबाद में, सूरत में, NCR में जॉब ले लेते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी कंपनीज़ को यहाँ लाया जाए, उनको अनुदान भी दिया जाए, टैक्सेस में उनको बेनिफिट दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के बच्चे, ये भी क्यों कहें हम राजस्थान के बच्चे, हम ये कहें कि ये स्थिति क्यों नहीं हो कि दूसरी स्टेट्स से जो टैलेंट पूल है वो राजस्थान के अंदर आए, यहाँ पे IT के अंदर काम करें, एडवांसमेंट लेके आए, हम इनोवेशंस करें, तो इससे राजस्थान बहुत आगे जाने की संभावना रखता है। हमारे साथ प्रशांत हैं। प्रशांत, क्या कहेंगे, किस तरह का ये बजट होना चाहिए यूथ के लिए, खासतौर से जो भजनलाल सरकार है उसकी तरफ से क्या प्रावधान करें बजट में युवाओं के लिए? युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने चाहिए, जिसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए। इंडस्ट्री के लिए हमें क्या है, जो अपनी लैंड से पहले तो जो शहर में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बाहर लेकर जाना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया को, और नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने चाहिए। दूसरा, लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ पे हमें काम करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन पे हमें काम करना चाहिए कि हमारी जो MSMEs हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो अपनी लॉजिस्टिक और उस पर लेकर, अपने सामान को लेकर ईजीली वो ट्रांसफ़र कर सके। और उसके अलावा सब्सिडीज़ और ये स्कीम्स को प्रॉपर अवेयरनेस के साथ फैलाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि MSMEs के लिए हमें जो हमारी पॉलिसीज़ है उसको लेकर एक कमेटी गठित करनी चाहिए, ताकि वो जो MSMEs की जो सुनवाई है वो प्रॉपर हो सके। मतलब स्कीमें होती हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं होती, मॉनिटरिंग नहीं होती, तो उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता। सुनील जी, क्या कहेंगे, किस तरह का ये बजट लेकर आए भजनलाल सरकार? देखिए, अभी 3 महीने पहले एक इंटरिम बजट पेश किया था दिया कुमारी जी, उसमें हाईटेक सिटी की बात की थी। हाईटेक सिटी के साथ साथ मेरा ये कहना है कि सबसे
उसके साथ साथ हाईटेक सिटी के साथ साथ फिल्म सिटी योजना की भी घोषणा होनी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट्स के भी लिए कुछ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि फूड पार्क्स के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। तो अलग अलग विभागों को लेते हुए अलग अलग योजनाओं को इनको विस्तार करना चाहिए और युवाओं को उससे साथ जोड़ना चाहिए। जैसे आजकल के जो युवा है उनका एक विजन है, उनकी एक वर्किंग है, उनकी एक कैपेसिटी है, कैलिबर है, उसको काम लेते राज्य सरकार का एक उसमें अहम योगदान बन सकता है। युवा शक्ति का उपयोग राज्य के विकास में होना चाहिए, एक अच्छा सुझाव है। आप बताइए क्या सुझाव देंगे इस बार भजनलाल सरकार को? सबसे पहले तो भजनलाल जी को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने हमें बजट के लिए ये मौका दिया और सभी जितनी भी ये एजेंसी बनी उनसे सबसे सुझाव लिए। मेरा सबसे पहला सुझाव ये है भजनलाल जी कि आप राजस्थान के पहले राजस्थान को पूरे 4 भाग में बांटा जाए, A, B, C, D, जिसके अंदर पिछड़ा वर्ग जिला हो, अति कम जिला, और उसके हिसाब से जो सबसे पिछड़ा जिला हो, जो पिछड़ा हुआ है, ऐसे कई ज़िले हैं जिसमें आज भी बहुत सारी समस्या है, उनको जिलों को आइडेंटिफाई करें, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे अच्छी स्कीम्स आएँ, टैक्स हॉलीडे प्लान बनाएं और GST की कोई छूट दें। जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है ऐसे ज़िलों के अंदर जहाँ पे आज भी संसाधन नहीं पहुँच पा रहे हैं, यदि उन ज़िले डेवलप होंगे तो नेचुरली कि जो उनका सपना है कि पूरा राजस्थान विकसित हो, तो वो तभी पूरा हो पाएगा जब वो ऐसी कोई नई स्कीम्स लाएंगे। और मेरा एक और सजेशन है कि स्कीम्स बहुत सारी बनती हैं, रोज़ बनती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाता है। उस चक्कर में जो एक्चुअल लाभ जिनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता, और कुछ जो समझदार लोग होते हैं वही उसका लाभ लेके निकल जाते हैं। हमारे साथ में अभी एक बार फिर से हम 40 विमेन विंग के इन प्रतिनिधियों से बात करेंगे, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में लंबे समय बाद पूर्णकालिक वित्त मंत्री मिला है। अभी तक मुख्यमंत्रियों के पास ये कार्यभार रहता था, मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी होती है, तो एक विभाग को उतना समय नहीं मिल पाता था, लोगों से मिलना भी मुश्किल होता था। और अच्छी बात यह है कि महिला वित्त मंत्री के पास ये कार्यभार है और इस बार दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, तो इससे ज़्यादा उम्मीदें भी ज़्यादा होनी चाहिए। अलका जी? जी, ज़रूर से होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं भजनलाल सरकार को 40 वुमेन विंग की तरफ से बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का आते ही, और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि वित्त मंत्री जो है केंद्र में और राज्य में दोनों ही महिला हैं, ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पिछली सरकार के अंदर 75 लाख मोबाइल बांटे गए थे महिलाओं को, तो क्यों ना इस सरकार के अंदर उन्हीं महिलाओं को यदि हम डिजिटल लिटरेसी दे दें तो उनके काफ़ी काम सरल हो जाए, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो फाइनेंस के हों, किसी भी तरह से। अगर हम हेल्थ की बात करें तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन महिलाओं तक क्या वो संसाधन पहुंच पा रहे हैं या नहीं, तो वो कैसे आपको पता चलेगा? तो वो डिजिटलाइजेशन से आपको पता चलेगा। यदि हम PSC जो है उन सब पे डिजिटलाइजेशन कर दें, महिलाओं को मोबाइल पे इस तरह के ऐप इंस्टॉल करा दें जिससे वो अपनी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें, और कभी भी उनको कभी बड़ी बीमारी का सामना करना हो तो वो सीधे इंस्टीट्यूट लेवल पे आ सकें। साथ ही उसी का उपयोग हम बिजनेस ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग में भी कर सकते हैं कि महिलाएं जो है वो डिजिटलाइजेशन से पेमेंट्स कर सकती हैं, ऑनलाइन आ सकती हैं, देश विदेश में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, तो ये बड़ा सरलीकरण हो जाएगा इस तरह की सुविधाओं से। अलका जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं? जैसा कि अभी इस बार जो नई सरकार है, जो सिर्फ 6 महीने में काम तो बहुत अच्छा किया महिलाओं के लिए, जो कि एक सराहनीय कदम है। अगर इसी तरीके से ये पूरे अपने राज्यकाल में अपने ये मतलब राजकाल में कार्यकाल में सब काम करे तो इसका मतलब उम्मीदें तो बहुत हैं हमें इनसे। क्योंकि देखो अभी जैसे महिला पुलिस भर्ती में भी इन्होंने 30 से 33% बढ़ा दिया है उसको, और 3rd ग्रेड वाली जो टीचर्स हैं उससे एक फ़ायदा ये भी है कि सिर्फ एक रोज़गार नहीं मिल रहा महिलाओं को। आप ये देखिए कि सरकारी स्कूल जितने भी है ना, वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स उपलब्ध नहीं थे उनके लिए, जो जूनियर सेक्शन से बच्चे आते थे। अब उनको प्रॉपर टीचर्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, यानी रोजगार के साथ साथ उन बच्चों का भी भविष्य सुधरने की उम्मीद है। लेकिन हमारा ये एक निवेदन है, क्योंकि महिला उद्यमी क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा संगठन महिला उद्यमी का है, इसमें एक रियायत दर पे वैसे ज़मीन अलॉट की जाती है
नए उद्योग के लिए। लेकिन क्यों ना रियायती दर वाली जो ज़मीन है इसका एक, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया है या झालाना इंडस्ट्रियल एरिया, इन इंडस्ट्रियल एरिया की तरह एक औद्योगिक क्षेत्र प्रिसाइजली, मतलब स्पेशली सिर्फ वुमेंस के लिए हो, महिलाओं के लिए ही एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए जहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो आवंटित दर पे हमको दी जाए, जो कि बहुत ही कम दामों पे मिलनी चाहिए, ताकि उनको अब ज़मीन लेने में, रोज़गार तो बाद में आता है, पहले ज़मीन लेने में भी उनको सुविधा हो, प्लस उसी ज़मीन पे काम करने के लिए वो स्पेशली आरक्षित, क्योंकि महिलाओं के लिए होगी तो उद्योग के लिए भी पैसे की जो दिक्कत आती है, उसमें अपना नया रोज़गार चालू करने के लिए जो उनको पैसा चाहिए होता है, वो भी लोन की सुविधा बहुत ईजी है। हालांकि स्कीम बहुत सारी हैं नए नए कार्य उद्योग बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए, लेकिन वो धरातल पे कितना आता है ये बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है अवेयरनेस की कमी है। साक्षी जी, अब आप बताइए, क्योंकि यहाँ वित्त मंत्री दिया कुमारी पूरा बजट पेश करेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं इस बार, खास तौर से महिला उद्यमियों को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं एक महिला उद्यमी हूँ। जब आप स्टार्टअप करते हैं, मुझे लगता है तो लोन एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, फिनेंस अरेंज करना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक चीज़ है, लेकिन वो हर बार हो बन नहीं पाता। तो हर बार एक सरकार की तरफ से ये आता ज़रूर है कि हमेशा लोन मिल रहे हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी, सूचना नहीं मिलती है। तो जब वो सही सूचना सही जगह पे मिलेगी, लोन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और वो ठीक से उसका मतलब मिल जाए, ऐसा ना हो कि आपको सरकारी दफ्तरों में घूमना पड़ रहा है, अलग अलग करना पड़ रहा है, उनको खिलाना पड़ रहा है, वो सब ना हो। बैंक्स में इस तरह का कोई हेल्प डेस्क हो जहाँ पे हमें पता हो ये स्कीम्स जहाँ से आती हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो होती नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर जब वो सब चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना अगर ढंग से मिलना शुरू होगी तो फ़ायदे में रहेंगे। और जैसे कि ललिता ने ऑलरेडी बोला कि कोलैटरल फ्री लोन मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मतलब चीज़ें होनी चाहिए, तो आई थिंक उससे बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा। तो मैं उसी की अपेक्षा करती हूँ। ये था बजट पर हमारा खास कार्यक्रम। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।